नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM दिल्ली। राजनीति भी क्या गजब है, क्या हाल कर दिया राजनीति ने, कहा नहीं जा सकता। अमित शाह का क्या होगा, दैनिक भास्कर के राजनीतिक संपादक केपी मलिक से मैंने विस्तार से बातचीत की है। सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। 4 PM न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है। अभिनंदन आपका मलिक साहब, शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। दिल्ली में आज बारिश हो रही है। सुबह वाह सुबह भी ताजा बारिश खूब चल रही है यहाँ पे। और आप तो वाह। अपना ठंड में ऑस्ट्रेलिया में मजे ले ही रहे हैं। जैकेट आपकी शानदार है हाँ, ही। सिडनी सिडनी लेकिन में भी आज ताजा, सिडनी में हाँ, भी बूंदाबांदी और हो रही है आज। दिल्ली की राजनीति में भी लग रहा है कुछ बारिश हो रही है, ठंडक हो रही है। आज हम उम्मीद कर अरे रहे और हैं। क्या, और क्या लेंगे आप? क्या इतना एहसान कर दिया किरण रिज्जू ने, आप क्या जान लेंगे? वो कह रहे हैं कि भैया देखो आ जाएंगे अमित शाह जी। बता दे रहा हूँ, हल्ला गुल्ला नहीं होना चाहिए। जैसे डॉन होता है ना, कोई इलाके का डॉन आ रहा है भाई, तो आवाज ही नहीं निकलनी चाहिए यार। गजब है मलिक साहब, ये क्या संसदीय कार्य मंत्री हैं। खुद खड़े होके कभी कभी, संसदीय कार्य मंत्री की जिम्मेदारी होती है हाउस चलाना, विपक्ष की नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी तो मुझे अभी तक याद है, अरुण जेटली सुषमा स्वराज कहते थे भाई ये तो संसदीय कार्य मंत्री की, सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है हाउस चले। हमारा काम है विरोध करना, तो हम लोग तो विरोध करेंगे करेंगे। लेकिन सरकार को चाहिए कि हमारी ये जो जायज बातें हैं उनको शांत करे, समझे। अब ये कह रहे हैं कि भैया देखो अमित शाह बड़े एहसान के तले आ तो जाएंगे, लेकिन हल्ला उल्ला नहीं होना चाहिए टाइप का भाव थोड़ा सा ये है। तो ये अमित शाह संसद में आ जाएंगे, पार्लियामेंट में आ जाएंगे, तो ये क्या देश पे बहुत बड़ा एहसान है? मतलब ये इस मुल्क पे इतनी बड़ी, इतिहास के पन्नों में सोने के अक्षरों में लिखी जाने वाली बात है कि देश के गृह मंत्री आज संसद में आ जाएंगे। चाणक्य जी का जो 56 इंच का सीना था बॉस वाला, उनमें शिफ्ट हो गया था। वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के लोग कहने लगे थे, एक आंदोलन में सबकी हवा निकल गई। मोदी से लेकर शाह से लेकर भागवत तक सबके सबके चेहरे सामने आ गए कि कौन कितने पानी में है। जो ये घमंड था ना कि लोग हमसे डरते हैं, हमारे खिलाफ बोल नहीं सकते, हम पत्रकारों को बंद कर देंगे, हम नेताओं को बंद कर देंगे, कोई बोलेगा नहीं। एक झटके से छात्र आंदोलन ने हवा खराब कर दी। क्या कहना है आपका, क्या मानना है आपका भैया? आपने बड़ी पार्लियामेंट देखी है, मुझसे ज़्यादा देखी है, वहाँ की रिपोर्टिंग करते हैं आप जाके। इस तरह कोई संसदीय कार्य मंत्री हुआ और इस तरह कोई गृह मंत्री हुआ कि 15-15 20-20 दिन तक वो हाउस में आए ना? ये डर क्या कहलाता है मलिक साहब? क्या रिश्ता कहलाता है ये डर का? संजय जी, आज 21वां दिन है। और आज हम उम्मीद कर रहे हैं कि 11 बजे लौह पुरुष अमित शाह जी के दर्शन होंगे। हालांकि लौह पुरुष तो कहने को रह गए हैं। वो तो दूसरे वाले पुरुष हो गए हैं। जैसे वो भागे फिर रहे हैं और 21 दिन से हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं सदन में जाने की। और तर्क देखिए उनके, मंत्री किस तरह का जवाब दे। अरे आते तो हैं, वो पार्लियामेंट में आते हैं, पार्लियामेंट में आते हैं, अपने कमरे में जाते हैं, लेकिन सदन में जाने की उनकी हिम्मत नहीं है। और उनके इसी इसमें भी उनके अंधभक्त कह रहे हैं आते तो हैं पार्लियामेंट। तो ये तो इनका ही। मुझे लगता है संजय जी कि जिस प्रकार से पिछले 20 दिनों में, जिसको भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा संकट मोचक माना जाता था, जब जब मोदी जी फंसते थे, जब जब पार्टी फंसती थी, जब जब सरकार फंसती थी, जब जब आरएसएस फंसती थी, तो लोह पुरुष बचाते थे सदन में खड़े होके। अब वो लोह पुरुष ही फंस गए हैं। अब वो जब लोह पुरुष फंस गए हैं, तो उनको बचाने की हिम्मत हमारे जो है महामानव प्रधानमंत्री भी नहीं कर पा रहे हैं। वो खुद ही गायब है। ये संसदीय इतिहास की बहुत बड़ी खबर है। और इसको आप कहिए दुर्भाग्य ही है ये कि भारत के संसदीय इतिहास में पहली बार है कि देश के गृह मंत्री और देश के प्रधानमंत्री नदारद हैं और विपक्ष कह रहा है कि भाई आइए गृह मंत्री जी, कुछ बताइए किस लिए संसद चल रही है। ये तो संसद को संजय जी ऐसे ले रहे हैं जैसे घर में आपके अनजाना कोई मेहमान आ जाए ना, जिसको आप ना चाहते हो आए, अरे अब ये भी आ गया, इसका भी करना पड़ेगा क्या। तो ऐसा हो गया, हो ये तो मानसून सत्र का समय आ गया, अच्छा इसको भी झेलना पड़ेगा क्या मानसून सत्र को। ये झेल रहे हैं क्योंकि बिल तो ये पर्दे के पीछे से पास करा लेते हैं, बिल तो इनके हो ही रहे हैं, उसकी चिंता इनको नहीं। आप देखिए जुमला कितना बढ़िया है संजय जी, कि विपक्ष के सांसद, विपक्ष के लोग पार्लियामेंट में ढूंढ रहे हैं अमित शाह जी को, सवालों का थैला लेके। और अमित शाह जी
नोटों का थैला लेके सांसदों को ढूंढ रहे हैं मुंबई में, और दूसरी जगह में विपक्षी सांसदों को ढूंढ रहे हैं कि आइए अंदर आ जाइए और थैला ले जाइए। इस तरह की चर्चाएं चल रही है क्योंकि इनका ध्यान वही है कि किस प्रकार से परिसीमन बिल लाया जाए, किस प्रकार से सरकार को बचाया जाए, किस प्रकार से हमारी जो है मजबूती सरकार में भी बनी रहे और पार्टी में भी बनी जाए। क्योंकि आप ये देख रहे हैं कि बीच बीच में अब बाकी लोगों को तो किनारे पे किया हुआ है, चाहे वसुंधरा राजे हो, चाहे शिवराज चौहान हो, चाहे बाकी हो, सबकी चूड़ी टाइट है। लेकिन एक सोटे वाले बाबा यूपी में घूम रहे हैं, उनकी भी बीच बीच में चूड़ी टाइट करनी पड़ती है कि कहीं ऐसा ना हो हम यहाँ दिल्ली लगे रहे और वहां खेला कुछ और हो जाए और बाबा तीसरी बार सोटे से लेके बैठ जाए कुर्सी पे और फिर वो दावा ठोक दे दिल्ली का। तो इनका निपटाना भी बहुत जरूरी है। तो उनको निपटाने के भी हथियार जो है, उनको भी उपग्रह को छोड़ दिया गया है। उन पे भी जो ग्रह ग्रह नक्षत्र हैं सबकी चाल बढ़ा दी गई है। इसी बीच आपने देखा कि आनंदी बहन जो है गोरखपुर पहुंच गई है सैंपल भरने यूनिवर्सिटी में, कि खाना अच्छा नहीं मिल रहा है छात्रों को, बड़ी चिंता है उनको। और इधर दूसरे जो शिव प्रकाश शुक्ला जी हैं जो गोरखपुर से आते हैं, जो अमित शाह जी के लगता था कि भाई अमित शाह जी ने उनको पैरोकार खड़ा किया है और वो योगी के खिलाफ कुछ कर पाएंगे, उनको पहले लाके दिल्ली में मंत्री बनाया, फाइनेंस का एमओएस बनाया, फिर उनको गवर्नर बना के तेलंगाना भेजा, उनको भी एक्टिव किया गया कि अपने अपने तरीके से टाइट करिए बाबा को। तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर बहुत सारी चीजें चल रही हैं। लेकिन ये निश्चित तौर पर कह सकते हैं संजय जी के जो पिछले 12 साल में अमित शाह ने छवि बनाई थी और वो एक संकट मोचक के रूप में भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार में उभरे थे, वो छवि धूमिल हो चुकी है। और अब उनको ये लग रहा है कि अगर वो सदन में आते हैं तो विपक्ष किस प्रकार से उनकी वोटिंग करेगा। तो इसीलिए किरण रिजिजू ने कहा है कि भाई उनको अपनी बात रख देना। ये कोई दबंगई जैसे कोई बहुत बड़े आ रहे हैं और उनको है चुप करके बैठना, वो वाला नहीं है। अरे भाई एक बार उनको अपनी बात रखने देना जरा, उसके बाद आप लोग हंगामा कर लेना जो करना है। मुझे लग रहा है इस रिक्वेस्ट के अंदाज में शायद किरण रिजिजू ने कहा होगा, क्योंकि दबंगई तो खत्म हो चुकी है संजय जी। दबंगई तो दूसरे के नेता की चल रही है, जो कभी टी शर्ट पहन के कंधे तक चढ़ा के, कभी कुर्ता पजामा पहन के वो पार्लियामेंट में चौड़ा होकर घूमता रहता है, कभी वो एंट्री गेट पे खड़ा हो जाता है, कभी पोस्टर वालों के साथ खड़ा हो जाता है, कभी हाउस में खड़ा हो जाता है। उसका नाम राहुल गांधी है। जो नया दबंग आया है विपक्ष का, उसका नाम राहुल गांधी है। और राहुल गांधी ने 56 इंच को सिकुड़ के 24 इंच बना दिया है और लौह पुरुष को घटा के पोह पुरुष बना दिया। जी। ये बात तो सही कह रहे हैं। राहुल गांधी का ये अवतार जो है ना, मैं तो ये देखता हूँ कि यहाँ केपी मलिक साहब बहुत सारी चीज़ें जीवन सिखा देता है, जीवन का दर्शन सिखा देता है। ये और मैं, लोग कहेंगे कि आप बहुत तारीफ कर रहे हो, मैं राहुल गांधी के संग करीब 1 डेढ़ घंटा रहा था और मैंने उस आदमी के चेहरे पे देखा, वाकई में कुछ चेहरे पे जो ओज होते हैं ना, तेज होते हैं, वो उस आदमी के साथ थे। और इतनी ईमानदारी के साथ अपनी बात कहना, ये मान लेना कि कमी कहाँ-कहाँ है, बहुत कम लोगों में होती है। कहाँ होती है कमी? आदमी ये स्वीकार कर लेता है कि अरे नहीं, हम तो सब कुछ हैं। लेकिन उस बातचीत ने मुझे कई सारी चीज़ें प्रभावित की हैं। और फिर जब वो मेरा पूरा किस्सा सुन रहे थे कि किस तरह यूपी सरकार पीछे पड़ी रही, एक के बाद एक घटनाएँ करती रही, कभी ये जाँच, कभी वो जाँच। तो हँसे राहुल गांधी, मुझसे कहा उन्होंने कि यूपी सरकार ने आपको उसी तरह प्रसिद्ध कर दिया जैसा आरएसएस ने मुझे कर दिया। मुझसे कहा राहुल गांधी ने कि जिस तरह आरएसएस मेरे पीछे पड़ा। वो हंसते हुए, बिल्कुल मजाक में, कोई द्वेष नहीं, कोई समस्या नहीं। बोले ऐसे ही आपको उन्होंने प्रसिद्धि दे दी। मैं कहा ये बात तो सही है राहुल जी, जहाँ तक मैं आज पहुँचा, अगर ये पूरी सरकार मेरे पीछे ना लगी होती, जितनी एजेंसियां हैं, इनकम टैक्स, ईओडब्ल्यू, ईटी, मेरे ऑफिस पे हमला, मेरा सरकारी मकान पुलिस वालों से लाके खाली कराना, सब कुछ, एक पिक्चर बनाई वो भी सेंसर बोर्ड ने रोक दी, रिव्यू कमेटी के लिए भेज दी। ये सारी चीज़ें मैं जो करता हूँ, चैनल दो दो बार बंद, कभी सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने खोला, कभी हाई कोर्ट ने खोला। जितने प्रयोग हो सकते हैं ना, मैं तो लेबोरेटरी बना दिया 4 PM इन्होंने, हर प्रयोगशाला। बल्कि मैं वो दो लाइनें कहता हूँ कभी कभी, ऐसा लगता है मानो जिंदगी को हर इंसान के लिए मेरा पता याद है। लेकिन वो राहुल गांधी वाली बात कि अगर ये सब इतना नहीं करते तो आज
इतना नहीं होता कि मैं सिडनी में गया, ड्राइवर बैठा, मैंने उबर मंगाई और गाड़ी ड्राइवर बैठती है पलट के मेरी तरफ देखा, पूरा संजय शर्मा है ना, वो मैं वीडियो भी दिखाऊंगा आपको। तो सिडनी की सड़क पे एक अनजान सा आदमी, एक ड्राइवर भी मुझे पहचान रहा है, तो इससे बड़ा बात शुक्रिया 10-10 बार, हजार बार मोदी जी और योगी जी का, कि डंडा लेके मेरे पीछे ना पड़ते तो मैं इतना पड़ता नहीं। मैं राहुल गांधी की बात कर रहा था, मलिक साहब। एक आदमी जिसको पप्पू साबित करने के लिए सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए खर्च कर दिया, आरोप संघ पे लगे, बीजेपी पे लगे, कारपोरेट मीडिया पे लगे, रजत शर्मा जैसे लोगों पे लगे और बाकी पूरी भाड़ मीडिया पे लगे कि उस आदमी को पप्पू पप्पू कह दिया गया। उसके बयान को तोड़ फोड़ करके देखा कि कुछ नहीं बोला वो आदमी। उसने कहा कि मुझे कुछ बोलना ही नहीं है, बस मुझे अपने कामों से जवाब देना है। आप सोचो, मुझ पे कोई अगर 2 कमेंट करता है तो मुझे भी गुस्सा आती है कि यार एक कमेंट मैं भी कर दूं इसका। हालांकि बहुत शांत रहना सीख गया हूँ, पिछले दोनों एक साहब जो हैं वो बड़बड़ा रहे थे, लेकिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे लगा कि वही वाली कहावत सही है कि हाथी चलता रहता है और बाकी लोग भौंकते रहते हैं, तो मैं आजकल जवाब नहीं देता। लेकिन थोड़ा गुस्सा तो आता है, चेहरे पे भी दिखता है, बातचीत पे भी लगता है। लेकिन राहुल गांधी ने कुछ नहीं कहा, और जब वो उन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा निकाली, कड़कड़ाती ठंड में हाफ टी शर्ट में निकाली, तो पसीने छूट गए ठंड में पूरी बीजेपी के। हमारे यहाँ के जो डिप्टी सीएम है ब्रजेश पाठक जी, उन्होंने कहा कि हम एक कमेटी बना रहे हैं जानने के लिए कि राहुल गांधी को ठंड क्यों नहीं लगती। तो वो कमेटी जो है, वो कमेटी वो वैसी बनी जैसी अयोध्या में जिन अफसरों ने ज़मीनें खरीदी थी माँ बाप सास ससुर के नाम, उनकी जांच के लिए कमेटी बनी और कमेटी ठंडे बस्ते में चली गई। जिस तरह कमेटी बनी चंदा चोरी को जांच करने के लिए और चंदा चोर चंपत राय को बचाने के लिए पूरी कमेटी लग गई। ये भी कुछ ठंड वाली कमेटी ऐसी थी। लेकिन राहुल गांधी की इस यात्रा ने, जो आप शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं रंगबाज, पार्लियामेंट में रंगबाज क्या होता है और 56 इंच का सीना क्या होता है, ये राहुल गांधी ने दिखा दिया। एक अकेले राहुल गांधी के डर की वजह से मोदी नहीं आ रहे हैं हाउस में, अमित शाह नहीं आ रहे हैं 15-15 दिन से। तो राहुल गांधी ने दिखा दिया कि ईमानदारी से सच की लड़ाई क्या होती है और नैतिकता की लड़ाई क्या होती है और आत्मबल क्या होता है। ये तो राहुल ने दिखा दिया। अब मुझे ये बताइए, राहुल गांधी की अगर यही स्पीड रही, छात्रों के साथ जिस तरह वो खड़े हो गए, प्रयागराज में परमिशन कैंसिल पर करी फिर दी गई, लेकिन राहुल गांधी डरने वाले लोगों में से नहीं। नई पार्लियामेंट में खड़े हो गए बारिश में भीगते हुए, तो सुना है कि वो वहाँ पोर्च बनाने के आदेश दे दिए गए कि भैया जहाँ राहुल खड़े हो रहे हैं। पूरी सरकार लेंस लगा के देख रही है कि राहुल गांधी कर क्या रहे हैं। राहुल गांधी क्या अमित शाह को इतनी जल्दी वॉक ओवर दे देंगे पार्लियामेंट में? किरण रिजिजू ने 2-3 बार मुलाकात करी है, 1-1 घंटे मुलाकात करी है, सुना है हाथ पैर जोड़ने की, इस बार तो हमारे बॉस को माफ़ कर दीजिए वरना मेरी नौकरी चली जाएगी। वो लोग किरण रिजिजू का वो वाला वीडियो निकाल निकाल के वायरल कर रहे हैं जिसमें किरण रिजिजू शैंपेन खोल रहे हैं और वो किरण रिजिजू बीफ खाने की बात कर रहे हैं। शैंपेन खोलने वाला स्टाइल तो मुझे बड़ा बढ़िया लगा। एक तो स्मार्ट है किरण रिजिजू, स्लिम ट्रिम टाइप के हैं, मतलब मोटे नहीं हैं, और वो शैंपेन खोल रहे हैं तो मुझे अच्छा लगा। मैं आऊँगा आपकी से दिल्ली में, तो आप तो पीते नहीं है, लेकिन एक शैंपेन मुझे गिफ्ट कीजिएगा, मैं भी ऐसी शैंपेन खोल के पी लूँगा आपकी तरफ से, किरण रिजिजू के जी जी स्टाइल में पीऊँगा कि किरण रिजिजू एक तरफ मैं वीडियो चलाऊँगा, किरण रिजिजू शैंपेन खोले, एक तरफ मैं शैंपेन खोल रहा हूँ। लेकिन अच्छा है, जी जरूर। इतना रंगबाज कोई तो मंत्री होना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी का इलाज क्या है? कैसे इलाज करें? कैसे रोके इस आदमी को? अमित शाह मोदी ने क्या सब तो कर ली, ईडी लगा दी और धमकी दे दी, सब कुछ तो कर लिया, अब रोकेंगे कैसे राहुल गांधी को? देखिए संजय जी, ये जो आपने अभी बहुत सारी व्याख्या की है और खासकर राहुल गांधी के बारे में जो चीजें कही है, पहले तो मैं एक छोटा सा आपको ये बता देता हूं कि जो आप पार्लियामेंट की बात करते हैं, ये पार्लियामेंट लगभग 1930 के लगभग 27-26 में इस तरह से बन के तैयार हो गई थी अंग्रेजों के जमाने में। और उसमें भी बहुत अच्छा पोर्च बना हुआ है, बड़ा पोर्च बना हुआ है, क्योंकि उनको भी पता था, उस समय के इंजीनियरों को भी पता था कि बारिश होगी, लोग गाड़ी से उतरेंगे, अंदर जाएंगे। लेकिन आज के जो इंजीनियर हैं, खास इंजीनियरों की आप कमी देख रहे हैं। आपके यहाँ हाईवे किस प्रकार के बन रहे हैं, पुल किस प्रकार के बन रहे हैं, पार्लियामेंट में 2 बार पानी भर चुका है, इस सेशन में भी खबरें आई हैं कि पार्लियामेंट में पानी भर गया है। तो ये तो इनकी उपलब्धता है, और अब इनको याद आया है कि जहां से सांसद मंत्री एंट्री करते हैं वहां पोर्च होना चाहिए। इस पर तो खैर क्या ही बहस किया जाए। और संजय जी, आप बहुत ही एक इस तरह की चीज पर विचार करिए, आंखें बंद करके, और सोचिए आप, राहुल गांधी प्रयागराज जाते हैं,
प्रयागराज में युवाओं का, बच्चों का प्रोग्राम होता है आईआईटी में, और ट्रेनें रोकी जा रही है, ट्रेनें चेक की जा रही है, भाई कहाँ जा रहे हो, क्या जा रहे हो, खींच खींच के युवाओं को उतारा जा रहा है। इतनी घबराई हुई है सरकार, पहले जल्दबाजी में परमिशन रद्द कर देती है, फिर परमिशन देती है बौखलाहट में। संजय जी, जब राहुल गांधी गए होंगे प्रयागराज में और आनंद भवन को देख रहे होंगे, तो क्या उनके मन में विचार आ रहा होगा? भाई उनकी पुश्तैनी हवेली है वो, भले ही जवाहरलाल नेहरू ने दान कर दी हो, कितना बड़ा दान किया होगा, उन परिस्थितियों में जवाहरलाल नेहरू इतने सालों तक जेल में रहे। वो तो राजकुमार की तरह रहते, अगर चाहते तो उनको क्या जरूरत है? आज है नहीं कई सारे राजकुमार भारत में, जब देश में कुछ इस तरह की विपत्ति आती है तो वो मजे लेते हैं, शैंपेन खोलते हैं, वो तो नहीं जाते कहीं लड़ने। कितने कितने राजकुमार गए हैं जंतर मंतर पर लाठी खाने, संजय जी। तो उन परिस्थितियों में राहुल गांधी क्या सोचते होंगे, फिर बाद में इंदिरा गांधी के बारे में क्या सोचते होंगे, और उसके बाद के अगर आप सफर को याद करें कि इंदिरा गांधी की हत्या राहुल गांधी ने करीब से देखी है, और आपको अगर वो विजुअल आज भी याद हो, किस प्रकार से छोटा सा नन्ना मुन्ना बच्चा रुमाल से उनका मुंह साफ करते हुए विजुअल चलता है, कितना भावुकता भरा वो विजुअल है। और उसके बाद फिर जो है राजीव गांधी की हत्या होती है। तो इस व्यक्ति ने कम उम्र में क्या क्या देख लिया, और इसके उलट जब वो दोषी पकड़े जाते हैं राजीव गांधी की हत्या के, तो ये परिवार क्या कहता है कि हमारी तरफ से इनको माफ कर दीजिए। उस राहुल गांधी का मुकाबला कर सकते हैं? मैं कोई कांग्रेस का बहुत बड़ा प्रशंसक नहीं हूं, कांग्रेस में भी इस तरह की चीजें हैं, इस तरह के नेता हैं जो गलत करते हैं, लेकिन निजी तौर पर मैं राहुल गांधी की बात कर रहा हूं। वो प्रधानमंत्री बनेंगे या कोई किस मंत्री बनेंगे या देश के प्रशासक बनेंगे, कैसे चलाएंगे मुझे नहीं पता, बहुत अच्छे साबित होंगे नहीं होंगे। राहुल गांधी अगर कल को प्रधानमंत्री बनते हैं, वो बहुत बढ़िया प्रधानमंत्री साबित होंगे, पता नहीं मुझे। लेकिन निजी तौर पर अगर आप उस व्यक्ति को देखें, वो अगर उसके साथ लगातार, जब वो संगीनों के साय में पैदा हुआ है, संगीनों के साय में पला बढ़ा है, जब भी कुछ हुआ है, जब इंदिरा गांधी की हत्या होती है उसको खबर नहीं दी जाती, और उसकी जो सिक्योरिटी थी 4 गुना सिक्योरिटी हो जाती है, और स्कूल से उसको घर लेके आती है। जब राजीव गांधी की हत्या हो जाती है उसको बताया नहीं जाता, उसको सिक्योरिटी घर लाती है, फिर बताया जाता है। वो मूतने भी जाता है, ये वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, 4 बंदूकची उसके साथ जाते हैं, बाहर खड़े हो जाते हैं, वो बाथरूम में जाते हैं। ऐसे व्यक्ति से इस तरह की चीजें देखना कि वो सदन में किस तरह से यात्रा कितनी लंबी कर रहा है, वो वहां उसको डर नहीं है संगीनों का। जब उसकी दादी को निपटा दिया गया प्रधानमंत्री रहते हुए, जब उसके बाप को निपटा दिया गया, इतना बड़ा जो है समर्थन लेने के लिए लोगों का, इतना बढ़िया प्रधानमंत्री होने के बावजूद, क्या उन दुश्मनों के लिए राहुल गांधी बड़ी मुश्किल चीज है? लेकिन डर तो उसके खौफ पे, हमें उसके चेहरे पर डर का खौफ दिखाई नहीं देता संजय जी। तो मैं ये निजी निजी बात कर रहा हूं राहुल गांधी के विषय में। अब उस राहुल गांधी के पास खोने के लिए आज के सदन में क्या है? ऐसा क्या चीज है राहुल गांधी के पास जिसको उसके खोने का डर है? अमित शाह जी आएंगे और वो डर जाए अमित शाह से? क्यों डर जाए भाई, क्यों डर जाए? और किरण रिजिजू अगर गिड़गिड़ा रहे हैं तो गिड़गिड़ाते रहे, राहुल गांधी की जो अपनी रणनीति होगी वो तो वही करेंगे। वो तो उन्होंने जो रणनीति बनाई होगी कि भाई हाउस में जैसे ही लौह पुरुष अवतरित होंगे 11 बजे, तो हमारा जो निर्णय है हम वो करेंगे, और दिखा दिया उन्होंने। छोटी सी एक झलकी दी है जो अपने सांसदों को भी नहीं बताया संजय जी। प्रधानमंत्री के घर के सामने जाके बैठना, अपने सांसदों को भी खबर ना होना, और उनको कहना मेरे पीछे आओ, कहां जा रहा हूं मुझे नहीं पता, चलो, और पहुंच गए वहां। तो इसी तरीके से अब राहुल गांधी क्या करेंगे? वो जो खबरें बाहर आती थी, हम और आप चर्चा करते थे, दूसरा मीडिया चर्चा करता था कि विभीषण छुपे हुए हैं राहुल गांधी की टीम में, और वो विभीषणों को भी नहीं पता, जब विभीषण को कुछ पता ही नहीं, वो क्या बताएगा जाके? तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी अभी इस स्थिति में पहुंच चुके हैं कि वो सब चीजें देख चुके हैं, और देश भी देख चुका है संजय जी। जो भारतीय जनता पार्टी के पक्षधर थे, अंधभक्त थे, वो भी अवश्य समझ चुके हैं। पिछले दिनों कई सारी चीजें ऐसी हुई, जैसे आप परसेप्शन बना देते हैं राहुल गांधी को, आपने पप्पू का परसेप्शन बनाया, बहुत अच्छा आपने आईटी मीडिया का यूज किया। आपने किसानों को आंदोलन जीवी बना दिया,
उनको क्या ना जाने क्या क्या देशद्रोही तक आपने किसानों को बना दिया। उस किसान को जो खुद भूखा रह के आपके लिए अन्न उगाता है, वो भी देश ने सहन कर लिया। लेकिन आप तो मंदिर में ही चोरी कर रहे हैं, आप तो सड़कों में ही चोरी कर रहे हैं, आप तो देश के विकास पुरुष बन के आए थे, आप तो उसी में चोरी कर रहे हैं। आप तो कह रहे थे हम पेट्रोल 35 रुपए देंगे, यहां तो 170 रुपए बिक रहा है और लोगों को पता भी नहीं है। हम तो कह रहे हैं एथेनॉल का बेच रहे हैं 100 रुपए लीटर। अरे भाई ये तो बेकार है, असली वाला तो 170 रुपए 165 रुपए है। तो अब जनता को समझ में आ गया है कि परिस्थितियां क्या है, इसलिए ये उस चीज से डरे हुए हैं। और इसीलिए जो जितनी चीजें दिखाई दे रही हैं, अब आप देखिए एकाएक मोहन भागवत जी को आकाशवाणी हुई कि वो थोड़ा जरा छात्रों से और उनसे मिल लीजिए, बात कर लीजिए, और मोहन भागवत जी पहुंच गए छात्रों से बात करने के। प्रधानमंत्री जी छात्रों से बात जंतर मंतर पे नहीं कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी जवाब नहीं दे रहे सदन में, लेकिन दिल्ली जो भारत की जानी मानी आईआईटी है, वो दिल्ली आईआईटी पहुंच जाते हैं। अच्छा, आपको लगता है कि कुछ आईआईटी में ज्ञान देने के लिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पास है? आईआईटी में कुछ ज्ञान दे सकते हैं? वो दे दिया उन्होंने कि मैं कोई वो थोड़ा ही हूँ बाबा, बाबा बालकनाथ थोड़ी हूं मैं जो मैं ज्ञान दे दूं। बागेश्वर। आकाशवाणी का नहीं, बाबा बागेश्वर है वो, लेकिन उनको थोड़ा बालक ही है, वो भी तो बालक है, बालक बुद्धि भी है वो। तो वो थोड़ी ही अब वहां आप वहां जाके आईआईटी में क्या आप धार्मिकवाद को बढ़ावा देना चाहते हैं, उलझा देना चाहते हैं उस मैटर को भी? यही आपको आता है? तो अब जनता समझ चुकी है संजय जी, अब कुछ बचा नहीं है। इसीलिए लोग जो है जान चुके हैं कि क्या होने वाला है, और इसी से गदगद विपक्ष भी है और इसी से गदगद राहुल गांधी भी है। क्योंकि राहुल गांधी की चीजें जो इन्होंने बनाई थी, जो तस्वीर घड़ी थी, वो तस्वीर मिट चुकी है और असली राहुल की तस्वीर सामने आ चुकी है। अब इसीलिए घबराए। जी। ठीक बात है मलिक साहब। और दूसरी बात ये मैं ये देख रहा हूँ, छात्रों का गुस्सा केवल भारत से जो शुरू हुआ वो पूरी दुनिया में फैल गया। जंतर मंतर के आंदोलन ने पूरी सरकार हिला दी, हम देख ही रहे हैं। उसके बाद झारखंड में भी ये मुद्दा शुरू हुआ और ख़राब तरीका है, झारखंड के छात्रों पे भी लाठीचार्ज हुआ, पानी की बौछारें छोड़ी गईं। सरकारों को ये नहीं भूलना चाहिए कि छात्र शक्ति वो होती है जिसके आगे सरकारें हिल जाया करती हैं। लेकिन ये अहंकार का नमूना सबसे पहले हमारे विश्व गुरु जी ने दिया, प्रधानमंत्री जी ने दिया कि उन पे पानी के गोले छोड़े, फुहारें छोड़ी गईं, वहाँ उन पे लाठीचार्ज कराया गया और बिहार में AK-47 तक चलवा दी गई, गोली चलवा दी गई और नतीजा ये हुआ कि पूरी दुनिया में रिएक्शन हुआ। मलिक साहब, मैं सिडनी में था, एक इंडिया का स्टोर है, वहाँ पे इंडिया का सामान मिल जाता है। मैं वहाँ गया तो मैं वहाँ ब्लॉग बना रहा था कि ये देखो इंडिया का स्टोर है, सामान है। तो दुकान वाले मालिक ने मुझसे पूछा आप क्या ब्लॉगिंग करते हैं? तो मैंने बताया, तो वो मेरा चैनल देखने लगा जितनी देर में मैं सामान देख रहा था। तो बोले अरे आप तो पॉलिटिकल बातें भी करते हैं, आप तो एंटी नेशनल हैं। तो मैं हंसने लगा। तो वहाँ पे 2-3-4 नौजवान खड़े थे। बोले आप क्या पॉलिटिकल कमेंटेटरी करते हैं? मैंने कहा हाँ, मैं पॉलिटिकल कमेंटेटर हूँ। पहला सवाल था कि आप छात्रों के मूवमेंट में गए थे, आंदोलन में गए थे? मैंने कहा हाँ, मेरी टीम गई थी, 2-2 लोग गए, क्षितिज है हमारा रिपोर्टर, शाहीन है, उन सबने बहुत बढ़िया कवर किया, लगातार हम लोगों ने चलाया उसको। तो उन्होंने यूँ किया, बोले बड़ा घमंड। मैं चौंका। मैंने कहा आप लोग सिडनी में भी बैठ के आप ये सब बातें कर रहे हैं? तो बोला कि हम लोग की मीटिंग्स हुई और क्यों नहीं होगा, पेपर लीक हो रहा है तो ये तो खराब बात है, पूरे इंडिया की नाक कट रही है और हर जगह हर मुल्क में इसका विरोध हो रहा है। मैं 2 मिनट को चला उसके मन की बात है, बहुत सीधा सा लड़का था, लेकिन सुनिए वो क्या कह रहा है। ब्लॉग बना रहा था तो जो काउंटर पे खड़े हुए थे भैया, उन्होंने पूछा कि आप चैनल, तो उन्होंने देखा तो बोले अरे आप तो एंटी नेशनल, हंसते हंसते बोले। तो मैं उनको बताने लगा तब तक कि भैया ये इंडिया के हैं, स्टूडेंट हैं। इन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा कि आप इंडिया में आपने स्टूडेंट कवर, जो मूवमेंट हुआ कवर किया? मैंने कहा मेरी टीम के 2-3 लोग गए हुए थे। तो बहुत खुश हुए। नाम क्या भैया आपका? आशिफ। अच्छा, यहाँ क्या पढ़ाई कर रहे हैं आप ऑस्ट्रेलिया में, सिडनी में? न्यूरो साइंस। अच्छा, कर चुके, कंप्लीट कर चुके अब आप? हाँ। ओके। तो आपने मुझसे जो प्रोटेस्ट की बात की, तो अगर आप इंडिया में होते तो उस पार्टिसिपेट में करने जाते हैं आप? हाँ जरूर। क्या चीज़ आपको लगी उन स्टूडेंट्स की कि वो बिल्कुल हक की बात कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं? क्या लगा आपको? नहीं, अगर पेपर लीक्स हो रहे हैं तो जाना चाहिए, जाहिर सी बात है, कोई गलत बात नहीं है। अगर आप सही इश्यूज उठा रहे हो तो गलत बात नहीं है। तो आप जो हो यहाँ सिडनी में हो, इंडिया के बहुत सारे बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, तो जब आप नौजवान हो, आपस में बात करते हो, तो फिर क्या
क्या बातें होती हैं आपस में इंडिया के स्टूडेंट्स को लेकर, नौजवानों को लेकर? ज़्यादा तो कुछ ऐसी बातें नहीं होती, बट वही है, अगर पेपर लीक्स और अगर किसी कोई पढ़ाई कर रहा है काफ़ी सालों तक और अगर पेपर लीक हो तो उनके साल बर्बाद हो जाते हैं, तो ये काफ़ी गलत बात है अगर स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हो रहा है। तो आप ये मानते हो इस प्रोटेस्ट ने पूरे दुनिया में जहां जहां इंडिया नौजवान हैं, इंडिया के बच्चे हैं, वहां पे ये बात पहुंचाई है, ये संदेश पहुंचाया है कि नहीं होना चाहिए पेपर लीक, ने इस तरह नहीं होना चाहिए? हाँ, सही बात है। अगर अवेयरनेस फैल रही है कि पेपर लीक्स नहीं होने चाहिए तो सही बात है ऑब्वियसली। सिडनी में ये नौजवान मिले और जब चैनल की ऐसी बात हो रही थी काउंटर पे, तो इन्होंने पूछा कि आप ब्लॉगिंग चैनल, मैंने बताया इनको, तो उन्होंने पहला सवाल मुझसे यही किया कि जब इंडिया में स्टूडेंट मूवमेंट हो रहा था तो आप लोग गए? मैंने बताया कि 4 PM की टीम गई थी पूरी, वहाँ पे हम लोगों ने कवर किया, बहुत खुश हुए। और आप देख रहे हैं मैंने उनसे बातचीत की है। तो ये पूरी दुनिया में संदेशा है और भारत सरकार को समझना चाहिए, केवल भारत नहीं, दुनिया में जहाँ जहाँ स्टूडेंट्स हैं, जहाँ जहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, उनको ये दुख है कि इंडिया में इस तरह पेपर लीक हो रहे हैं। और ये सरकार के लिए बड़ी कलंक की बात है कि पूरी दुनिया भर के ये संदेश जा रहे हैं कि भारत में पेपर लीक हो रहे हैं। सरकार को सख्त से सख्त कानून बनाना चाहिए जिससे इस तरह के नौजवानों के भरोसा हो कि भारत में ईमानदारी की तरीके से परीक्षाएं होंगी, पेपर होंगे। थैंक यू भाई, बहुत अच्छा लगा मुझे सिडनी में मिले तुम, और मुझे बड़ा अच्छा लगा हम लोग यहाँ पे बात करें। शुक्रिया। तो मलिक साहब, देखा आपने, वो कह रहा है कि गलत बात है कि पेपर लीक हुआ और नहीं होना चाहिए। मुझे अलग से, मैं एक स्टोर में के बाद में मैं एक जगह लंच करने गया, वो भी इंडियन होटल था, वहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स आए हुए थे, मैं उनसे बात कर रहा था। उन लोगों ने बताया कि कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड, हर जगह के जहाँ इंडियन स्टूडेंट हैं वो लोग मीटिंग्स की हैं उन्होंने, और बड़ी आलोचना करी है। यानी विश्वगुरु को अंदाजा नहीं हुआ होगा, या इंटेलिजेंस ने अगर रिपोर्ट दी होगी तो समझ में आया होगा कि पूरी दुनिया में जहां जहां नौजवान पढ़ रहे हैं, वहां वहां इस बात की चर्चा हो रही है कि इन महाशय जी ने कारनामे क्या किए, पेपर लीक हुआ, बेरोजगारी बढ़ाई, और फिर किस तरह धोखा दिया गया। और मेरा बेटा बता रहा था उसके संग के जितने स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे, इंजीनियरिंग करके आए हैं, नौकरी कर रहे हैं, सबने ग्रुप बनाया बाकायदा, आपस में वो कर रहे हैं कि शर्म आनी चाहिए गवर्नमेंट को। और गवर्नमेंट अभी भी उन लड़के लड़कियों को, खासतौर से लड़कियों को परेशान कर रही है जिन्होंने जंतर मंतर में प्रदर्शन किया। कैसे होश आएगा इन सरकारों को कि नौजवानों से टकराना बहुत भारी पड़ जाएगा। संजय जी, देखिए, अगर आप देखें, जो भारतीय जनता पार्टी का IT सेल है या भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो रणनीति है, वो लगभग 15-17 साल पुरानी है। और पिछले इस 15-17 साल में बहुत सारी चीजें बदली हैं। चाहे आप सोशल मीडिया को देखिए, चाहे आप हमें और आप अपना क्षेत्र देख लें। अब बताइए, हमने 91 में दूरदर्शन से शुरू किया था, सोचा भी नहीं था। एक ओबी वैन लगती थी, बड़ा ट्रक आता था, उसमें 12 टायर लगते थे, और आज हम खाली फोन से ये लाइव कर ले रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी बदली है। तो पिछले पिछले दिनों में अखबार भी बदले हैं, चैनल भी बदले हैं, और बड़े बड़े चैनलों की, बड़े बड़े मीडिया हाउस की क्या हालत हो गई है, ये भी आपके सामने है। बहुत तेजी से चीजें बदली हैं, लोगों के विचार भी बदले हैं। ये जो युवा आए हैं, जो पिछले 15 साल में, 20 साल में पैदा हुए हैं, ये मोबाइल हाथ में लेके पैदा हुए हैं संजय जी। हम लोगों ने तो मोबाइल बहुत बाद में देखा, और वो कीपैड वाला मोबाइल देखा और सोचा है खाली बात करने का माध्यम है। हमारे लिए वो भी बड़ी बात थी, क्योंकि पिताजी दादाजी ने वो भी नहीं देखा था। तो इसलिए ये जो चीजें हैं, बहुत तेजी से ये नेटवर्क बनाते हैं, बहुत तेजी से चीजों को समझते हैं। भारतीय जनता पार्टी फिलहाल इसको नहीं समझ पाई, और वो पुराने पैटर्न पे चलती रही। दूसरा क्या इश्यू देखते हैं आप, कि एक इश्यू होता है जनहित में, एक इश्यू होता है निजी हित में। तो यहाँ निजी हित किसी का नहीं है। मैं आपको बार बार कहता हूं कि ये युवा हैं, ऐसे युवा हैं कि कुछ ने परीक्षा दे दी है, कुछ परीक्षा देने वाले हैं, कुछ परीक्षा दे चुके हैं, और जो पैदा हो रहे हैं, जो 10 साल के हैं, वो देने वाले हैं आगे। तो सबको चिंता है, और रिमोट इन्हीं के हाथ में है, हमारे आपके हाथ में कुछ है नहीं। माँ बाप बूढ़े हो गए, या वो धंधे पानी में लगे हुए हैं, या व्यस्त हैं। तो इसलिए ये नजरिया इनका बदल रहा है, और इनके पास टाइम बहुत है ये करने के लिए, और ये एक्सपर्ट है कि अपनी बात को किस प्रकार से तेजी से दूर तक पहुंचाए। ये सरकार उस चीज को समझ नहीं पाई, और समझेगी तब। तो आप पढ़े लिखे विद्वान होना चाहिए ना, उसके लिए तो कुछ डिग्रीधारी होना चाहिए आपको।
उससे तो आपका दूर दूर तक कोई नाता है नहीं। दूसरी हाँ बात यहाँ पर जो लेटेस्ट में संजय जी हम देख रहे हैं कि जो जंतर मंतर पे हुआ, और आप ये कल शाम को हमने देखा, कल दोपहर बाद जिस प्रकार से झारखंड की राजधानी रांची में भी विधानसभा पे उसी तरह का हुआ कि वहां भी लाठीचार्ज हुआ, और वहां पे भी वो पानी के टैंकर वो चलाए गए, पानी की वर्षा उनके ऊपर बच्चों की गई। मुझे लगता है कि ये जो नेता होते हैं, कि मुख्यमंत्री बनते हैं या मंत्री बनते हैं, ये चाटुकारों द्वारा घेर लिए जाते हैं, चाहे उसमें नौकरशाह हो चाहे दूसरे लोग हों, और वो इनकी जो है भट्टा बिठाने का काम करते हैं। आप बताइए, अगर कोई भी नेता होगा और कोई विरोधी उसके दर पे आता है, तो वो बुलाता है उनको कि भाई आप देखिए, आप 500 छात्र यहाँ धरना दे रहे हैं, आप अपने 10 साथी छांट लीजिए और 10 साथी आइए मेरे साथ लंच कीजिए और मुझे अपनी समस्याओं से अवगत कराइए, और हम उस पर डिसीजन लेते हैं, रास्ता निकालते हैं, सरकार आपके लिए है। लेकिन कैसे करें कि जिसने पर्चा लीक किया है, जो उसका पर्चाधारी है, जिसने माल बटोरा है, उसने ही तो इलेक्शन में माल दिया है, उसके खिलाफ कैसे करें? क्योंकि वो तो 500 करोड़ का आदमी है और ये 500 वोट हैं, तो दोनों में समझौता करना मुश्किल हो जाता है। ये जो चीजें हो रही हैं कि आज जो है क्या करें कि हिम्मत है झारखंड के मुख्यमंत्री इस बात पे एक्शन लेने के लिए, वो कहीं ना कहीं इस दबाव में है कि जिसने चंदा दिया है, कल को वो कुछ और चंदा तो नहीं दे देगा दूसरी जगह, ऐसा तो नहीं कि सरकार ही जाती रहे। लेकिन उनको ये नहीं पता कि सरकार तो वैसे भी जाएगी आपकी। और इसमें संजय जी, जो पुराने नेता होते थे, हमारी बात होती है आज भी, कई सारे बुजुर्ग नेता जो 70 प्लस हैं, 80 प्लस हैं, वो कहते हैं कि ये फॉर्मूले बहुत सिंपल है अगर कोई राजनेता करना चाहे। हमने कहा कैसे? बोला इसमें सबसे बढ़िया बात है, सबको प्यार से पुचकार के बात कीजिए, नाश्ता पानी कराइए, उनको मीठी टॉफी दे दीजिए। मैंने कैसे? बोला भाई हम एक कमेटी बना दे रहे हैं और ये कमेटी रिपोर्ट देगी। बोला एसआईटी की कमेटी बनी, रिपोर्ट दे दी, मंदिर में कुछ हुआ? बोला अभी सीईओ की प्रतिक्रिया आ गई है कि सीईओ बनेंगे कौन मंदिर के, ये अपना काम पर्दे के पीछे कर रहे हैं, चोर डकैत तो गायब हो चुके हैं, वहां जो डकैती हुई थी पता ही नहीं है किसने किया, यही कमेटी बना रहे हैं, यही चोरी कर रहे हैं, यही डकैती कर रहे हैं, यही बता भी रहे हैं कि डकैती हो गई, सब काम यही कर रहे हैं पर्दे के पीछे। तो जनता को मूर्ख बनाना बड़ा आसान है, इन नेताओं को बनाना नहीं आ रहा है। कमेटी बना दीजिए, कमेटी 6 महीने में 8 महीने में रिपोर्ट देगी। बोला किसानों की कमेटी बनी थी ना एमएसपी की, किसानों का जो आंदोलन हुआ था 2021-22 में, आज 5 साल हो गए, कोई रिपोर्ट आई कमेटी की? किसान आए दोबारा धरना देने के लिए? तो ये कुछ नेता ऐसे हैं जिनको कुछ पता ही नहीं। तो इसलिए संजय जी, जो गलती हमें लगता है कि यहाँ लौह पुरुष ने और महामानव ने की थी, वही गलती हेमंत सोरेन ने वहां पे कर दी है। और मुझे लगता है कि अगर उनको कोई सद्बुद्धि आए और कोई सद्बुद्धि दे, जल्द से जल्द इसका निराकरण करें। और भाई युवाओं की परीक्षाएं लीक हो रही हैं, युवाओं के ऊपर जुल्म हो रहा है, आप क्यों नहीं उनकी समस्या का हल करते? क्यों आप दुश्मनों के साथ लगे हुए हैं? क्यों आपको पार्टी के लिए इतना चंदा चाहिए? नंबर 2 का जो परीक्षा लीक करा के पैसा कमाया जाता है वो पार्टी हित में आप लगा रहे हैं। तो अब ये चीजों से आपको सोचना पड़ेगा, इस पर विचार करना पड़ेगा। और राहुल गांधी की बात अंत में यही है, आपको याद होगा कि भूमि अधिग्रहण बिल आया था और उसकी कॉपी प्रेस क्लब में राहुल गांधी ने अपनी सरकार के खिलाफ फाड़ी थी। ऐसे नेता भी कुछ उसी सत्ताधारी दल के अंदर होने चाहिए जो तुरंत एक्शन ले। क्या हेमंत सोरेन की सरकार में कोई ऐसा मंत्री होगा जो मुख्यमंत्री के निर्णय के खिलाफ खड़ा होगा? या भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई ऐसी हिम्मत जुटा पाएगा जब उसको लग जाएगा कि लौह पुरुष भी खत्म हो गया है, महामानव के पसीने आए हुए हैं, तो कोई हिम्मत करेगा खड़ा होने की, या रिजिजू की तरह गिड़गिड़ाता रहेगा? जी ठीक कह रहे हैं, हालात यही हैं और देखना होगा कि अब राजनीति में होगा क्या, खास तौर से अमित शाह जी का। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया, बातचीत की। ये थे केपी मलिक जी, पूरी बातचीत आपने सुनी, मुझको यकीन है बातचीत आपको पसंद आई होगी। अपनी राय से जरूर अवगत कराइएगा। क्या समझते हैं आप अमित शाह के इस रोल के बारे में? भारतीय जनता पार्टी के सबसे ताकतवर नेता का ये हाल क्यों हुआ? जरूर कमेंट करके बताइएगा, मुझे इंतजार रहेगा।